हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि साइंस एंड टेक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां से आपको रिलेटेड क्वेश्चन जीएस 2 में भी बन जाता है। सो जीएस 2 जीएस 3 दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर हमें बेसिकली 5 डिपार्टमेंट्स को स्टडी करना है। बिल्कुल शॉर्ट में स्टडी करेंगे, बस जैसे विकिपीडिया का बस फर्स्ट पैराग्राफ उसी तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट कर रखा है मैंने। तो बस उनको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि उस डिपार्टमेंट के अंदर है क्या, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो हमें सिर्फ ब्रॉडर वे में बर्ड्स आई व्यू की तरह पता होना चाहिए कि साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम किन 5 डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं और उनका क्या क्या मैंडेट है, क्या क्या उनका रोल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। तो हमारे नए 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रीलिम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए, और पूरा इंटरव्यू कोर्स भी इसमें कवर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये बायलिंगुअल बैच है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये हिंदी ओनली बैच है, जिसके अंदर अगेन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। एंड ये इंग्लिश ओनली बैच है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं या फिर हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बैच है। तीनों के अंदर ही आपका जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और आपका पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को। तो इसके अंदर आपको एक तो ये याद रखना है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो साइंस है वो पहली बार कोई अब आई, अंग्रेज़ों के कारण आई एंड सो ऑन। तो साइंस जो है हमारे कल्चर का, हमारे एंशियंट इंडिया से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थीम रहा है। हम नेचर फिलोसफी की बात करते रहे हैं, हम आर्किटेक्चर के अंदर हम देखते हैं कितनी सारी साइंटिफिक एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। मॉन्यूमेंट्स हमारे जो हैं वो बहुत जाइगेंटिक स्केल्स पे बने हुए हैं, तो विदाउट साइंटिफिक डेवलपमेंट वो नहीं हो सकते थे। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इसके अंदर हम अपनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। जीरो का आविष्कार भी हमने किया और हमने बहुत सारे प्लानिटरी मूवमेंट्स को भी ट्रैक किया। धरती गोल है, ये सब चीज़ें हमने बताई। ऑर्बिट के अंदर रोटेट करती है, कितना डिस्टेंस है सन अर्थ मून का, तो ये सब चीज़ें, पाइथागोरस थ्योरम, तो इन सभी का चीज़ों का ओरिजिन हमें एशियंट इंडिया में देखने को मिलता है। उसके बाद ऑफ कोर्स एक फॉल आप कह सकते हो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में एक फॉल आया इंडियंस के। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम वॉर्स वगैरह चल रही थी, किसी का सक्सेशन चल रहा है, कोई इन्वेजन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो नेचुरली बनता भी है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा फॉल करेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तभी उभरती है जब एक अच्छा खासा आपको पीस का माहौल होता है और लोगों के पास सोचने और रिसर्च करने के लिए उपयुक्त साधन होते हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। सो उसके बाद हम देखते हैं कि 1900s के आते आते अंग्रेज़ों की सरकार के दौरान ही, जब हमारी नेशनल मूवमेंट भी चल रही थी, तो इंडियन जो मिडिल क्लास थी उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था और कुछ जो थे वो अफसर भी बनने लगे थे। और उसी टाइम पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गया था और इंडियन साइंटिस्ट जो थे वो प्रोमिनेंटली रोज करने लगे थे। और कुछ ऐसे इंडियन साइंटिस्ट भी हुए जिन्होंने बाहर जा जाके पढ़ाइयाँ करी और काफ़ी नाम भी कमाया।
तो उसी टाइम से हम देखते हैं कि ये चीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो गई। तो नेचुरली हमारे जो, जैसे ही हम इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमने बहुत प्रोमिनेंट काम किया कि हम अपना साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर खुद बनाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देंगे, जिससे कि वो प्रमोट कर सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी की पूरी कंट्री में। और जितनी भी तरह की साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए या साइंटिफिक रिसर्च चाहिए या लेबॉरेटरीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब हम इंडिया में उपलब्ध कराएंगे, ताकि इंडिया भी एक साइंटिफिक पावर बन सके। तो इसके संदर्भ में जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले क्वेश्चन तो आपको यही आ सकता है कि कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ दे देंगे और बोलेंगे कि दिस इज रिलेटेड टू विच, ये दिस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो आपको ए स्टेटमेंट दे दी ये, बी स्टेटमेंट दे दी कोई और, तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। It was established in May 1971 to promote new areas of science and technology and to play a role as a nodal department for organizing, coordinating, promoting scientific and technological activities in the country. तो इसको हमने मेन ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनाया था ताकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर सके। और किसी भी तरह का अगर कोई भी चीज़ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है या कोई भी और चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है जिससे कि आप जो है बेटर प्रमोट कर सकते हो साइंस को, टेक्नोलॉजी को या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस चीज़ को प्रमोट किया जा सके। इट गिव्स फंड्स टू वेरियस अप्रूव्ड साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ये पैसे देने का भी काम करता है, तो अगर कोई भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट अप्रूव होता है तो उसकी फंडिंग भी यहाँ से की जाती है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स वेरियस रिसर्च इन इंडिया टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज अब्रॉड एंड टू गो फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स। तो इसी तरीके से अगर कोई रिसर्चर ऐसा है जो कि फंड्स की ज़रूरत है, जिसको कि जो बाहर जाके कोई सेमिनार अटेंड करना चाहता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहता है, या एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनकी ट्रायल के लिए कोई बाहर जाने का कोई खर्चा है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। Minister of State Dr. Harshvardhan is the head of the department, while Ashutosh Sharma is the present secretary. तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ऑफ कोर्स चेंज होती रहेगी। मेनली आपको क्या याद रखना है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और जो आपके आशुतोष शर्मा है ये प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, ये आपके कौन से परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अगेन प्रोबेबली आईएएस ऑफिसर ही होंगे 99%। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो भी लोग चुन के आते हैं, एमपीज बनते हैं, फिर मिनिस्टर्स बनते हैं, तो उनमें से किसी एक को जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि सुपीरियर है किससे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। फिर आ जाता है डीएसटी सपोर्ट्स ओपन एक्सेस टू साइंटिफिक नॉलेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पब्लिक फंडेड रिसर्च इन इंडिया। तो ये अगेन साइंटिफिक नॉलेज के एक्सेस को बढ़ावा देने की बात करता है, इसको ओपन करने की बात करता है, और पब्लिक फंडेड रिसर्च से जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह करते हैं उसको ओपन प्लेटफॉर्म पे दे देता है। In December 2014, DST and the Department of Biotechnology, Government of India, has jointly adopted their Open Access Policy. तो इन दोनों ने Open Access Policy बनाई थी। Department of Biotechnology को भी अभी हमने पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR। सो DSIR अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। सो इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The mandate of this Department of Scientific and Industrial Research is to include promotion of industrial research for indigenous technology promotion, development and utilization transfer। तो बेसिकली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है उसको बढ़ावा देना, उसको क्रिएट करना, उसको इनोवेट करना, उसको प्रमोट करना, उसके अंदर अगर कोई कमियां हैं तो उसको दूर करना, और अल्टीमेटली उसको इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाना, ये सारा का सारा काम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करता है बाय द इंडस्ट्रीज़, ताकि एक लिंक किया जा सके इंडस्ट्रीज़ को साइंस के साथ। तो अगर आपकी इंडस्ट्री जो है वो साइंस के साथ लिंक होगी तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वो इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या होगा कि उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, वो वेस्टेज कम करेंगी, और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होने से क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगी, जो कि अल्टीमेटली उनके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों को ही ये ब्रिज करने का काम करती है। और कैसे करेगी? बाय लिंकिंग इंडस्ट्रीज विद साइंस, एंड उसके लिए ये R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रमोट करती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी थर्ड हमारी बॉडी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR इज इंडियाज फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये अगेन फ्लैगशिप हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट को देखती है। एंड इट कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च फ्रॉम रेडियो टू स्पेस फिजिक्स। इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, तो कह सकते हो आप जितनी भी तरह की साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, रिसर्च हो रही हैं, वो सबकी सब इसके अंदर आ जाती हैं, चाहे वो रेडियो से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, ओशन से रिलेटेड हो, केमिकल से रिलेटेड हो, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग एक्सेट्रा। तो हर एक तरह की जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, इनोवेशन है, डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी इसके अंदर कवर होती हैं।
It provides for technological intervention in critical areas such as environment, health, drinking water and food. इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी से हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हैं, डिजास्टर को मिटिगेट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे भी ये फोकस करती है। तो ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देती है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हेल्थ को सुधारने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को बेटर बनाने के लिए और फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित में भी। इसके अलावा CSIR जो है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स एक्स्ट्रामुरल रिसर्च एंड प्रोवाइड्स डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप्स। तो रिसर्च फेलोशिप्स के अंदर क्या होता है कि जो भी रिसर्चर्स होते हैं, अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च करते हैं, अपना पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, तो उस केस में सरकार आपको पैसे देती है, आपको मंथली स्टाइफन दिया जाता है ताकि आप अपनी रिसर्च कर सकें। एंड उसके साथ साथ आपकी थोड़ी बहुत ही जो है, जो भी खर्चे हैं, सपोज करो रिसर्च के अंदर आपको ट्रैवलिंग का खर्चा करना पड़ सकता है, कुछ खरीदने पे खर्चा करना पड़ सकता है, खाने पीने पे आपका खर्चा होगा, तो उन सब चीज़ों का जो एक्सपेंडिचर है वो भी कहीं ना कहीं आपका मिटिगेट हो जाए और आप ओवर बर्डन ना रहें। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं, जो भी लोग जो है वर्दी हैं रिसर्च करने के, वो अपनी रिसर्च अच्छे से कर सके, तो इसलिए उनको हेल्प करता है आपका CSIR। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ इंडियन गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा अभी हमने देखा था, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है और ये एडमिनिस्टर करता है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी से जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं, बायोटेक्नोलॉजी से जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं, हमारे सेल्स, टिश्यूज़, वैक्सीनेशन, उन सभी के अंदर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है और इसको 1986 में हमने फॉर्म किया था। Though several research and development projects, demonstrations, grants, creation of infrastructure facilities, a clear visible impact of the field has been seen, the department has made significant achievement in the growth and application of biotechnology in broad areas of agriculture, healthcare, animal sciences, environment and industry. तो आप देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारी जगह होती है। जो जहाँ पे भी बायो आ गया वर्ड, मतलब कि लिविंग थिंग आ गया, तो लिविंग थिंग से संबंधित जो भी चीज़ है वहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसका मैंडेट आ जाता है, उसकी पावर्स आ जाती हैं और एग्रीकल्चर के अंदर ये काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं, दवाइयों में काम करते हैं, एनिमल साइंसेज में काम करते हैं, ताकि हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों को ही हम अच्छा कर सकें। प्लस अगर हमारे एनिमल्स होंगे तभी हमें जो उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो भी अच्छे होंगे। इसके अलावा आपका एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रीज़, तो इन सभी के अंदर जो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी बायो टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आपकी बायोलॉजिकली लिंक्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें, तो उन सबको भी कहीं ना कहीं देख रेख करना और उनको प्रमोट करना, बायोटेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को प्रमोट करना, इन सब चीज़ों में इनका काम रहता है। द प्रूवन टेक्नोलॉजीज एट द लेबोरेटरी लेवल हैज़ बीन स्केल्ड अप एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फील्ड। तो जो भी चीज़ लेबोरेटरी लेवल पे सक्सेसफुल हो जाती है उसको फिर फील्ड लेवल पे टेस्ट भी किया जाता है। Patenting of innovation, technology transfer to industries and close interaction with them have given new directions to the biotechnology research in India. इसके अलावा ये पेटेंट करते हैं जो भी नई इनोवेशन होती है। पेटेंट का मतलब बेसिकली कॉपीराइट की तरह हो गया, ताकि कोई और पर्सन उसको यूज़ ना कर सके। तो पेटेंटिंग से जो रिसर्चर है उसको फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा जो फिर टेक्नोलॉजी बनती है ये उसको इंडस्ट्रीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि उस बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च का फ़ायदा उठा सके इंडस्ट्रीज़ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकें, और जो भी वो कर रहे हैं अगेन उनमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सके। इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू प्रमोट ट्रांसजेनिक रिसर्च इन प्लांट्स एंड एम्फेसाइज ऑन पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड सिल्क वॉर्म जीनोटाइप जीनोम एनालिसिस। तो अगेन प्लांट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल कि आप किस तरह से अपनी क्रॉप्स को डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हो, ताकि उन पर अगर कोई कीड़ा लगे तो उससे उन्हें फ़र्क ना पड़े। नंबर 2, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो हम जैसे फोर्टिफाइड फूड के बारे में पढ़ते हैं कि दूध फोर्टिफाइड आ रहा है, मतलब उसमें आपने एडेड मिनरल्स डाले हुए हैं। आटा फोर्टिफाइड है, उसके अंदर आपने एडेड मिनरल्स डाले हुए हैं। और इसी के साथ जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म की खेती होती है, तो उसके जीन्स को, जीनोम मतलब जीन्स, तो जीन्स का एनालिसिस करना और उसको इम्प्रूव करना। On the other hand, molecular biology of human genetic disorders, brain research, plant genome development, validation, commercialization of diagnostic kits, vaccination for communicable disease, food biotechnology, biodiversity conservation, bioprospecting, setting up of micro progression parks and biotechnology based development of SCs and STs in rural and women and different states. तो अगेन इन सभी एरियाज़ के अंदर, तो ह्यूमन से रिलेटेड भी जो एरियाज़ हैं, एनिमल से रिलेटेड एरियाज़ हैं, दवाइयों से रिलेटेड एरियाज़ हैं, उन सभी के अंदर बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। फूड के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें स्पेशल डेवलपमेंट की बात की जाती है SCs और STs कम्युनिटी के लिए, गाँव वगैरह के अंदर जो एरिया है वुमेंस के लिए भी। तो ये सब चीज़ें आपकी अगेन बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस मैंडेट एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस दैट इट हैज़ सेट अप टू अचीव गोल्स आर लिस्टेड बिलो। इसके अलावा इसके जो कुछ और मैंडेट में दिया गया है वो है प्रमोट लार्ज स्केल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सपोर्ट R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन
बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो बायो फार्मास्यूटिकल अगेन दवाइयों से रिलेटेड हो गया आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, promote university and industry interaction, identify and set up centers of excellence for R&D, अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ह्यूमन हमारा रिसोर्स मानते हैं हम, लेकिन अगर हम उसको स्किल दे पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे तभी उसका फायदा है, अदरवाइज वो लायबिलिटी बन जाएगा, तो उसके लिए प्रोग्राम्स बनाता है। टू सर्व एज नोडल पॉइंट फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू सपोर्ट R&D एंड प्रोडक्शन, evolve biosafe गाइडलाइंस मैन्युफैक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल बेस्ड वैक्सीनेशन, तो जो भी बायोसेफ्टी की जो आपकी बहुत सारी बायो हजार्ड लिखा होता है बहुत सारे डिब्बों पे, बायो हजार्ड यानी कि वो बायोलॉजिकली किसी को खराब कर सकते हैं, सेल्स को डिग्रेड कर सकते हैं, तो उस तरह की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइंस हैं, उनको भी ये स्थापित करता है। और अगर कोई सेल्स वगैरह से रिलेटेड वैक्सीन हैं तो उनके ऊपर भी उन गाइडलाइंस को पब्लिश करवाता है। सर्व एज नोडल पॉइंट फॉर कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी ये उसके लिए भी बेसिकली पेपर्स वगैरह पब्लिश करता है, रिसर्च पब्लिश करता है। एंड लास्ट आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस गेन की है रिसेंट ईयर्स में, प्लस ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है DAE, इसको हम परमाणु ऊर्जा विभाग भी बोलते हैं, और ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और इसके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित हैं। DAE वॉज स्टैब्लिश इन 1954 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही इसकी स्थापना कर दी गई थी, और इसको एंगेज किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर में। तो न्यूक्लियर पावर जितनी भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ये बहुत सारी और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी करता है, जिससे कि हम किस तरह से रेडिएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन, इसके अलावा एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, इन सब चीज़ों का भी इसमें रिसर्च की जाती है। DAE कंप्राइजेज ऑफ 5 रिसर्च सेंटर्स, इनके पास 5 रिसर्च सेंटर्स हैं, 3 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो आप देख सकते हो अपने आप में डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है। इट हैज़ अंडर इट्स एजेस 2 ब्रॉड boards for promoting and funding extramural research in nuclear and allied fields, mathematics and national institutes, deemed university. It also supports 8 institutes of international repute engaged in research in the basic sciences, astronomy, astrophysics, cancer research and education. तो इसके पास फंडिंग के लिए भी अलग से बोर्ड है, और इसके अलावा सपोर्ट करने के लिए भी अलग से बोर्ड है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप देख रहे हो इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि बेसिक साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कैंसर रिसर्च और एजुकेशन एक्सेट्रा। It has in its fold an educational society which provides educational facilities for children of DAE employees. तो बेसिकली एजुकेशन का ख्याल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों का भी रखा जाता है। एनहांसिंग द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द पावर सेक्टर बाय डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस यानी कि लोकल टेक्नोलॉजी, हमारी खुद की टेक्नोलॉजी से हम न्यूक्लियर पावर को बनाएं, एंड टू डेवलप फास्टर ब्रीड रिएक्टर्स एज वेल एज थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो आपको पता है कि इंडिया में थोरियम भी मिलता है, कहाँ पे? केरला में। सो केरला में जो थोरियम है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकें पावर जनरेशन में। Building and operating the research reactors for the production of radioisotopes, building other sources of radiation such as accelerators, lasers, and developing and employing radiation technology application in the field of medicine, agriculture, industry, and basic research. तो अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि रिसर्च वगैरह में हमें रेडियो आइसोटोप्स का भी इस्तेमाल करना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा ही देना इनका काम है। और ये एटॉमिक जो डिपार्टमेंट है ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे इंडिया का। तो ये पांचों ऑर्गेनाइजेशंस हमने कर ली है, एंड हमने शॉर्ट में किया, और इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इससे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस किसी ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है, लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है, आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को
पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन, जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल आता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन, अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन, घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रहेंगी जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया। कुछ ना कुछ किसी ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली, आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है। तो अगेन, क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7।
तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है। और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।